लेक्चर में आपने उसको डिटेल से सॉल्व किया था यूजिंग केस ए क्या था, आपने एक स्ट्रिक्ट प्रायोरिटी लिस्ट बनानी थी, ठीक है। देन आपके वो आपने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था एंड देन आपके बाकी दो केसेस थे। केस 2 में आपने कहा था उसी एग्जांपल को आपने सॉल्व करना है कंप्लीट इनमरेशन से, मतलब आपने उसका कंप्लीट सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। वहाँ पे आपने कोई प्रायोरिटी लिस्ट नहीं बनानी। और केस 3 आपके पास ये था कि आपने मिनिमम शटडाउन टाइम उसका रखना था, ठीक है। अपन शटडाउन टाइम है वो, ये अभी आपकी केस 2 एंड केस 3 इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में, ठीक है। अभी फ़िलहाल जो आपके पास केस 2 है इसमें आपने अगेन इग्नोर करना है अपने अप एंड डाउन टाइम को, ठीक है। और देन फिर आपने लास्ट केस में अप एंड डाउन टाइम को कंसिडर करना है। अब देखें जो आपके पास केस 2 है जिसमें आपने कहा कि मैंने कंप्लीट एनुमरेशन करनी है, तो आपके पास एग्जांपल वही है कि आपके 4 यूनिट्स थे और 4 यूनिट के लिए आपकी टोटल पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं 15, ठीक है। आपके लिए मैंने राइट साइड पे सॉरी लेफ़्ट साइड पे अगेन स्लाइड के कैलकुलेट भी कर लिए। तो देखिए 2⁻4 - 1 अगेन आपके 15 है और आवर्स जो आपने सेलेक्ट किए थे वो आपने 8 आवर्स सेलेक्ट किए थे। तो आप कहते हैं कि अगर मैं इसको कम्प्लीटली इनमोरेट करता हूँ, ठीक है, तो आपके पास जो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं वो आपके पास 2.56 × 9 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। कैसे कि देखें आपके पास टोटल यूनिट्स कितने थे, 4 यूनिट्स थे, तो आपके पास जो आपकी स्टेट्स बनती हैं वो 2⁻4 - 1 15 स्टेट्स बनती हैं। अब 15 स्टेट्स आपने 8 आवर्स के लिए एवेलुएट करनी है। हर स्टेट को अगर 8 आवर्स के लिए एवेलुएट करें, यही आपका कंप्लीट इनमरेशन है, कंप्लीट एवेलुएट करना है आपने उसको। तो जब आप 15 स्टेट्स को 8 आवर्स के लिए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, एवेलुएट करते हैं, सो यू विल गेट 2.56 × 9 पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। आप कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस हैं सही जो आपके एल्गोरिदम ने करनी है। तो अब इस केस में केस 2 में वो कहता है कि आपने वही कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और आपने कंप्लीट इनमरेशन करनी है, लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इसका प्लस पॉइंट क्या है कि फॉर्चुनेटली आपके पास जो हैं वो मोस्ट आर नॉट फिजिबल बिकॉज दे डोंट सप्लाई सफिशेंट कैपेसिटी, कि आपकी कुछ ऐसी स्टेट्स बनेंगी कि वो आपको वो फिजिबल नहीं होंगी, कि वो आपको इतनी सप्लाई नहीं दे सकती जो आपका लोड मीट करना चाहिए, मतलब इनफिजिबल स्टेट्स भी आपको मिलेंगी क्योंकि ये सच ह्यूज अमाउंट ऑफ आपके पास कैलकुलेशन है, ठीक है। देन फिर आपके पास आ जाता है, लेकिन ये आपका चूँकि कंप्लीट एक प्रोसेस है जिसमें आप कोई भी पॉइंट, कोई भी स्टेट, कोई भी चीज़ मिस नहीं करते, तो आप कहते हैं कि ये बेसिकली मेरे पास ट्रू ऑप्टिमल यूनिट कमिटमेंट है, ठीक है। क्यों इसको ट्रू ऑप्टिमल यूनिट कमिटमेंट कह रहे हैं कि इसमें आप कोई पॉइंट, कोई स्टेट मिस नहीं कर रहे, ठीक है। आपने गो थ्रू करना है, आपने गुजरना है हर स्टेट से, आपके एल्गोरिदम डायनामिक प्रोग्रामिंग ने गुजरना है हर स्टेट से, ठीक है, हर पॉइंट से। तो फिर उसको ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलने के आप कह सकते हैं कि ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए इसको ऑप्टिमल यूनिट कमिटमेंट कहा जाता है। अब यहाँ पे आप देखें तो आप कह रहे हैं कि दी ओनली डिफरेंस इन टू जो आपकी ट्रेजेक्ट्रीज हैं, जो आपने केस 1 एंड केस 2 में अगर आप देखें, तो आप जब कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे दोनों की, केस 1 एंड केस 2 की, तो वो कहते हैं कि आपको आवर 3 पे मिलेगी। आवर 3 पे क्यों मिलेगी कि देखिए आपके पास जो इवन आपकी, आप कह सकते हैं कि आपकी जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव यूनिट है, यूनिट नंबर 4, ठीक है, वो चारों यूनिट्स में सबसे एक्सपेंसिव थी। तो वो अगर आप देखें आगे इसकी एक डायग्राम भी हम देखेंगे, ठीक है, तो आपकी वो यूनिट जो स्टेट 15 है वो आपने आवर 1 में भी यूज़ कर की है, आवर 2 में भी यूज़ की है। दैट मीन्स जो आपकी यूनिट 4 है वो आपकी आवर 1 में भी ऑन है, आवर 2 में भी ऑन है और आवर 3 में भी ऑन रहेगी, ठीक है। तो आप उसको ऑन ही रखें तो वो आपको लेस एक्सपेंसिव पड़ेगा, बजाय इसके कि आपकी जो सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव यूनिट थी यूनिट 1, ठीक है। तो यूनिट 1 आप देखें तो वो 300 मेगावाट आपको दे रही है, जो कि आपके थर्ड आवर के लोड से काफ़ी कम है। लेकिन चलें अगर आप कंप्लीट एनुमरेशन में आप कहते हैं कि मैं यूनिट 1 को ऑन करके बाकी लोड उससे अगर कैलकुलेट कर लेता हूँ, मतलब बाकी बैलेंस करने के लिए,
तो आपके पास फिर भी ये चीज़ आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी, क्योंकि यूनिट थर्ड आवर में आपकी जो यूनिट 3 है वो ऑटोमेटिकली शट डाउन, वो बंद हो जाएगी, क्योंकि वो आपके लोड के साथ वो आप कह सकते हैं कि वो मीट ही नहीं कर सकती है। ठीक है, आपका लोड जो है वो वहाँ पे ज़्यादा है। इसको आगे नेक्स्ट डायग्राम में आप फर्दर डिटेल से भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि जो यूनिट आपकी फोर्थ यूनिट है, जो आवर 1 में भी ऑन थी, आवर 2 में भी ऑन थी, तो आवर 3 में भी आप उसको अगर ऑन ही रखते हैं तो वो आपको फिर भी कॉस्ट कम देगी एज़ कम्पेयर टू आवर 3 में जो आपकी यूनिट 1 जो है वो शट डाउन हो चुकी है, क्योंकि उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, वो एलिजिबल नहीं है, वो आपकी कॉस्ट, वो आपके मेगावाट्स को नहीं मीट कर सकती। तो उसको आप जब ऑन करेंगे और फिर उससे पावर लेंगे तो वो आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए वो आपसे कहता है कि आपकी जो लेस एक्सपेंसिव है टू टर्न ऑन द लेस एफिशिएंट पीकिंग यूनिट 4 फॉर 3 आवर्स देन टू स्टार्ट अप ए मोर एफिशिएंट यूनिट नंबर 1 फॉर द सेम टाइम पीरियड। ठीक है, थर्ड आवर की बात कर रहा है। और फिर फाइनली आप जब दोनों की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं दोनों केसेस की, तो केस 1 और केस 2 की कॉस्ट आप देख सकते हैं। तो वो आपके पास केस 1 से जो मिनिमम कॉस्ट आएगी ओवरऑल, तो वो 73,439 रुपीज़ पर आवर आएगी, और केस 2 से 73,274 रुपीज़ पर आवर आएगी। अब यहाँ पे आपके पास एक जो केस 2 है कंप्लीट एनमरेशन वाला, वो लेट से आप 4 आवर्स के लिए अगर आप लेते हैं तो आप देखें कि किस तरह से चीज़ें डिफ़र कर रही हैं। तो स्लाइड की लेफ़्ट साइड पे मैंने आपको रिमाइंड करवाने के लिए केस 1 भी पेश कर दिया, जो ऑलरेडी आप प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हो। ठीक है, तो आप देखें कि आपको डिफरेंस नज़र आएगा। अगर आप 0 और तो सेम वो उसी तरह से रहेगा। अब यहाँ पे जो केस 1 था, आपकी स्ट्रिक्टली आपने स्ट्रिक्ट प्रायोरिटी लिस्ट ली थी, तो आपने 5, 12, 14 एंड 15 स्टेट पे चलना था सिर्फ। ठीक है, तो आवर्स आपके वही आप देख सकते हैं टॉप इसके ऊपर आवर 1, आवर 2, आवर 3, आवर 4, दोनों का 4 आवर्स में अगर आप कंपैरिजन लेते हैं तो आप देखिए यहाँ पे आपके पास जो केस 2 है, आप कहते हैं कि मेरे पास सर्च स्पेस ज़्यादा है। ठीक है, लेट से वो कहते हैं कि यहाँ पे भी मैं जो 5 है उसमें लेट से सारी ऑफ यूनिट्स हैं। ठीक है, मतलब वो आपकी इस टाइम पे लोड को आप कह सकते हैं कि उसमें सिर्फ यूनिट 1 ऑन है, जो कि 300 मेगावाट देगी, जो कि आपकी मोस्ट प्रोबेबली जाके 7th आवर में आगे ऑन होने का आप कह सकते हैं कि ये स्टेट जो है मेरी फिजिबल हो सकती है, अलाउबल हो सकती है। अदरवाइज आप कहते हैं कि आपकी लेट्स आप 12 से ऑनवर्ड लें, तो 12, 13, 14, 15, ठीक है, ये आपकी सारी कंसिडर यहाँ पे 4 आवर्स के लिए आपकी सारी स्टेट 1, 2, 15 कंप्लीट स्टेट्स आपको मिलेंगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो आप आवर 1 में आपको 450 मेगावाट लोड था, वो आप 15 स्टेट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि येलो आपका मतलब है कि ये स्टेट एलिजिबल है, ये अलाउेबल है, कि इससे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ग्रे का मतलब है, जो सर्कल के अंदर ग्रे फिल है, इसका मतलब ये, और जो इसके फर्स्ट कॉलम में गिवन है आपकी स्टेट्स कि भाई ये स्टेट्स आपने इस रो में एवेलुएट करवा सकते हैं। तो आपकी ग्रे 1 जो है वो बता रहा है कि वो तो नहीं आपकी अलाउ, या वो आप नहीं करवा सकते इस आवर के लिए। देन आपका जो ग्रीन है, ग्रीन जस्ट आपको स्टार्टअप कॉस्ट के लिए, कि आपका प्रीवियस इसको कंसिडर करने के लिए आप इसको लेते हैं। तो देन आप देखें तो आपके पास जो केस 2 है कंप्लीट एनमरेशन, तो आप 12 स्टेट पे चले जाएं। R1 के लिए ये एलिजिबल है, 13 भी एलिजिबल है, 14 भी एलिजिबल है, 15 भी एलिजिबल है, मतलब अलाउेबल है, सॉरी। ठीक है, इसी तरह से आप आवर 2 पे चले जाएं तो अगेन 4 की 4 आपके पास 12, 13, 14, 15 फिर अलाउेबल है। ठीक है, इसी तरह से जब आप आवर 3 पे चले जाएं तो आपके पास 13, 14, 15 3 स्टेट्स अलाउेबल हैं। यहाँ पे आप जाएं तो आपके पास सिर्फ 2 स्टेट्स हैं। अच्छा, ये तो जस्ट आपकी 2 स्टेट्स यहाँ पे ये स्टेट्स शो की गई हैं, बल्कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप ऑल 15 स्टेट्स का कंपैरिजन लें तो आपको खुद ही पता चल जाए कि 600 मेगावाट के लिए आप कौन कौन सी स्टेट्स को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि मेरे पास पॉसिबिलिटी, तो अगर जस्ट आप इन्हीं के साथ जाएं 12 to 15 स्टेट्स पे जाएं तो वो आपके पास एक स्टेट 13 भी और एड अप हो गई है। नेक्स्ट आप 4 आवर पे चले जाएं तो आपके पास अगेन 12, 13, 14, 15 4 पॉसिबिलिटीज़ आ गई हैं। ठीक है, तो अब जब वो मिनिमम लेगा
मतलब उसने आवर 1 में देखना है कि मेरे पास इन चारों स्टेट्स में से, जैसे आपकी केस 2 में 4 स्टेट्स आ रही हैं 12, 13, 14 एंड 15 आवर 1 के लिए, तो वो हर एक की एक मिनिमम कॉस्ट आएगी, सॉरी हर एक की एक कॉस्ट आएगी, एफ कॉस्ट आएगी, और वो कॉस्ट उसी तरह से कैलकुलेट करोगे आप लोग, ठीक है। तो उसके बाद वो फिर मिन लेगा कि आपके पास इन चारों में से मिनिमम कॉस्ट किसकी आ रही है, ठीक है। तो फिर आपका, आप कह सकते हैं कि आपने डिसाइड करना है, फिर आपने जो मिनिमम होगी, मोस्ट जिसको आप कह सकते हैं कि एक ही मिनिमम होगा, वो आपने उठा लेना है कॉस्ट को, ठीक है। तो वो मे बी स्ट्रिक्ट प्रायोरिटी लिस्ट में आप ज़रा रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, आप इन 4 स्टेट से ऊपर नीचे नहीं जा सकते, लेकिन इस कंप्लीट इनमरेशन में आप कहते हैं कि आपके पास चांसेस ज़्यादा हैं कि आपकी स्ट्रिक्ट प्रायोरिटी लिस्ट के अलावा भी कोई और ऐसी स्टेट आपको मिल जाती है। लेट से 13 स्टेट ऐसी स्टेट होगी जो, फॉर एग्जांपल ऐसी स्टेट हो सकती है जो आपको सब में से मिनिमम कॉस्ट दे दे। लेट से आवर 3 के लिए जो मिनिमम कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा है वो मे बी स्टेट 13 हो, ठीक है। तो आप कह सकते हैं आपके पास जो सर्च स्पेस है वो ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो इसलिए इसको आप कहते हैं कि ये मोस्ट ऑप्टिमल टेक्निक है या मोस्ट ऑप्टिमल मेथड है आपका यूनिट कमिटमेंट को डायनामिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व करने का, सही। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर आप इसको मोर डिटेल से देखें तो आपको एक जो आवर 3 में आपने बात की थी कि आपके पास, आप कह सकते हैं कि ज़्यादा सर्च स्पेस आ गई है, तो आपकी जो कॉस्ट है वो आपको मज़ीद मिनिमम मिलेगी, ठीक है, केस 1 और केस 2 के कंपैरिजन से। तो अब वो कहता है कि आपके पास लेट से जो टोटल डिफरेंस आ रहा है कॉस्ट का वो ₹165 आ रहा है। अगर इसको आप मेगावाट्स में लें तो आप कहते हैं कि वो इक्वल होगा 0.104 रुपीज़ पर मेगावाट आवर। अब ये जो आपके पास ₹165 आ रहा है, ठीक है, थर्ड यूनिट में ये कॉस्ट कम आ रही है एज़ कम्पेयर टू केस 2 में, कम आ रही है एज़ कम्पेयर टू केस 1। तो आप कहते हैं कि ये अमाउंट इतनी इनसिग्निफिकेंट नहीं है कि आप इसको लेट से इग्नोर कर दें। लेकिन क्योंकि इनसिग्निफिकेंट इसलिए नहीं है कि आप इसको जब कंपेयर करते हैं फ्यूल कॉस्ट पर मेगावाट आवर के साथ, फॉर एन एवरेज थर्मल यूनिट विद नेट हीट रेट ऑफ 10,000 BTU पर किलोवाट आवर के साथ, यानी आप इसको एनुअली जब देखते हैं, एवरेजली आप इसको सालाना तौर पे देखते हैं, क्योंकि एक यूनिट जिसका हीट रेट 10,000 BTU पर किलोवाट आवर हो और फ्यूल कॉस्ट उसकी ₹2 मेगा BTU हो, तो आपके पास जो आप सिर्फ सेव कर सकते हैं एक साल में, वो आप कर सकते हैं 4,81,800 पर ईयर, कि सिर्फ आपकी जो थर्ड आवर में ₹165 की आपको बचत आ रही है, ठीक है। थर्ड आवर, एवरी थर्ड आवर में आपको ₹165 की जो बचत आएगी, उससे आप कह सकते हैं कि एनुअली जब आपने उसको कैलकुलेट किया तो आप इतनी अमाउंट आप सेव कर सकते हैं। तो इसलिए आप कहते हैं कि ये जो थर्ड आवर में डिफरेंस आ रहा है कॉस्ट का, ठीक है, केस 1 और केस 2 के कंपैरिजन में, तो ये आप कहते हैं इतनी भी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं है। नेक्स्ट आप अगर देखें तो आपने जो टोटल 8 आवर्स के लिए ट्रेजेक्ट्रीज बनाई हैं केस 1 केस 2 दोनों के लिए, जो आपकी नेक्स्ट फिगर 5.8 में है, जो हम नेक्स्ट स्लाइड पे है और डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि जो नेग्लेक्टिंग है इसमें आपने स्टार्टअप एंड शट डाउन रिस्ट्रिक्शन इन दीज 2 केसेस परमिट दी शट डाउन ऑफ ऑल, ठीक है, कि आपने इसमें बेसिकली स्टार्टअप को और शट डाउन की रिस्ट्रिक्शंस को, वही कि मिनिमम अप एंड डाउन टाइम को आपने निगलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट 2 केसेस में। तो उसकी वजह से आप कहते हैं कि मेरे पास ज़रूरी नहीं है कि मैंने किसी यूनिट को लाजमी शट डाउन करना है सिवाय आपके पास थर्ड यूनिट की, क्योंकि थर्ड यूनिट की लोड, वो जो आपको पावर दे रहा है वो 300 है और वो आपके 6 और 7 आवर्स में आएगी, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो रही है। बाकी जो है वो आपका लोड की अमाउंट ज़्यादा है, तो आप फिर बाकी यूनिट्स को ऑन करते हैं, आप स्टेट से देख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास वो कहता है कि ओनली डिफरेंस इन दोनों केसेस में अगर आप देखें तो इनकी जो ट्रेजेक्ट्री में डिफरेंस आएगा वो आवर थर्ड पे आएगा। अभी आपके पास केस 1 एंड केस 2 की कंप्लीट आप कह सकते हैं सोल्यूशन है कि अगर आप दोनों केसेस को देखें
तो आपके पास वही 15 स्टेट्स हैं। फर्स्ट कॉलम आप देखिए 15 स्टेट्स हैं, और उसमें आप कौन कौन सी यूनिट ऑन कर रहे हैं वो आपके पास सेकंड कॉलम से आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट नंबर पे जो मतलब लेट्स से 4 ज़ीरोज़ हैं, तो पहला ज़ीरो जो है वो आपको यूनिट 1 है, दूसरा ज़ीरो यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4, ठीक है। फिर आपके पास जो टोटल कैपेसिटी बनती है हर स्टेट की, जो आप ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में जो टेबल बना चुके हैं, ये वहीं से चीज़ें उठाई गई हैं। अब यहाँ पे अगर आप 8 आवर्स की ट्रेजेक्ट्री देखें तो आपके पास आपको तीन नज़र आ रहे होंगे प्लॉट्स, इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। जो डायग्राम के ऊपर हर 8 आवर्स के ऊपर आपको तीन प्लॉट्स नज़र आ, एक बहुत ज़्यादा स्टेप्स में आपको लोड नज़र आ रहा होगा, ठीक है, जिसके साथ जैसे 450 है, 530 है, उसके साथ साथ नीचे 600 लगा। तो ये आपका लोड है, लोड कर्व इसको आप कहते हैं, ठीक है। तो ये लोड कर्व आपने अचीव करनी है हर आवर में, आप चाहे जिस भी स्टेट से जाएं। और आपको अच्छी तरह से पता है कि केस 1 में आपने स्ट्रिक्ट प्रायोरिटी लिस्ट ली थी, लेकिन आपने स्टेट 2 जो है वो आपके पास, सॉरी केस 2 जो है वो आपके पास कंप्लीट इनमरेशन था, तो वो ऑल 15 स्टेट्स को एवेलुएट करेगा। तो आपके पास क्या है, लोड कर्व को देखें तो ज़्यादा क्लोजली लोड के साथ कौन सी कर्व मैच करी है, तो बाकी तो ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे आप बिल्कुल 8 आवर के बाद आप देख सकते हैं, वहाँ उसने आप कर्व्स के उसने नाम भी दिए हुए हैं कि आपके पास ये जो स्टेप्स में थी ये आपकी लोड कर्व थी। फिर केस 1 वाली जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, मतलब जो जिसमें स्ट्रेट लाइन आपने शो की हुई है, लेकिन केस 2 में आपकी डॉटेड लाइन है बेसिकली, ठीक है। केस 1 एंड केस 2 बहुत ज़्यादा एक दूसरे के मतलब आप कह सकते हैं कि इक्वलेंट हैं, ठीक है, सिमिलर हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको डिफरेंस नज़र आएगा कहाँ पे, आवर 3 में आप देखें। तो आवर 3 की जो अभी आपने सारी कहानी की थी, तो आवर 3 में आप देखें तो यहाँ पे आपके पास जो केस 1 है उसकी कॉस्ट आप कह सकते हैं थोड़ी ज़्यादा आ रही है, लेकिन जो आपके पास जो केस 2 है वहाँ पे वो एग्जैक्टली 600 मेगावाट्स को ही टच कर रहा है, और इसकी कॉस्ट भी कम है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो सिवाय के आवर 3 के बाकी हर आवर में आपकी केस 1 एंड केस 2 की कॉस्ट ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो जो ओनली डिफरेंस आपको मिल रहा है वो आपका जस्ट थर्ड आवर पे मिलेगा। तो आप इसलिए कह सकते हैं कि आपका जो केस 2 है वो मोर ऑप्टिमल है, वो आपको ज़्यादा ऑप्टिमल सोल्यूशन देगा कि एक ऐसा पॉइंट है जिस पे आपने उसको डिफरेंस पा लिया और आपने उसकी कॉस्ट आपको मज़ीद मिनिमम मिल गई। तो बात वही है जो भी लास्ट स्लाइड पे अपने डिस्कस किया था कि 4,80,000 समथिंग जो भी 1,000 रुपीज़ आपने पर ईयर आपने बचा लिए, ठीक है। तो वो इस थर्ड यूनिट की थर्ड आवर की वजह से आप बचा रहे हैं, ठीक है। तो ये इसमें एक चीज़ और आप लोग ऐड कर लें कि आप देखिए कि आपका ये जो रिज़ल्ट है, ठीक है, जो आपका फिगर है आवर्स पे जो आपने रिज़ल्ट बनाया हुआ है, तो ये आपके पास कंप्लीट एनमरेशन है, मतलब कंप्लीट एवोल्यूशन। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आप आवर 1 में वो आपका 12 स्टेट को टच कर रहा है, फिर आपका अगेन 12 स्टेट, 11 एंड 12 स्टेट के साथ है, फिर आपका 13 स्टेट पे जा रहा है थर्ड आवर में, फिर आपका फोर्थ आवर में जा रहा है, फिर अगेन 12 पे है, फिर आप नीचे चले गए 10 पे, फिर आप उससे नीचे चले गए तो 5 स्टेट पे चले गए हैं, फिर 290 एंड 280 290 को आपने 5 स्टेट से एवेलुएट करवाया, और लास्टली आपने फिर 7-8 आवर्स को आपने स्टेट 11 से एवेलुएट करवाया, ठीक है। तो आप ये हर स्टेट्स के साथ आप देख सकते हैं कि इसने मतलब हर स्टेट को टच किया है, ठीक है। तो हर आवर में आप देख सकते हैं कि आपने इसमें या इसकी कैलकुलेशन में आपने कितनी स्टेट्स को यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपकी आप कह सकते हैं कि फर्स्ट एंड थर्ड केस भी आगे आप देखेंगे तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा जो स्टेट्स को यूटिलाइज़ किया गया है वो आपके केस 2 ने किया है, कंप्लीट इनमरेशन वाले ने। अब आपने केस 3 को कंसिडर करना है। केस 3 में आपने कहा कि मैंने मिनिमम अप एंड डाउन टाइम को कंसिडर करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने साथ में एक और चीज़ है कि आपने जो कंप्लीट इनमरेशन है उसको यूज़ करना है,
ठीक है, मिनिमम अप एंड डाउन टाइम को तो आप कंसिडर कर रहे हो, लेकिन आप उसके साथ कंप्लीट इनमरेशन को भी कंसिडर करोगे। फिर आपने यहाँ पे एक आप कहते हैं कि मैं एक अपनी आसानी के लिए एक चीज़ एक डिफ़ाइन की हुई है इन्होंने, कि वो कहते हैं कि आपने एन जो है वो नंबर ऑफ़ स्ट्रेटजीज सेव्ड आप जो कर रहे हैं इसका, ठीक है, एन आपके पास क्या होगा, मैं नेक्स्ट डायग्राम में आपको उसको फर्दर क्लियर भी कर दूंगी, कि आपने एन आपके पास वो नंबर ऑफ़ स्ट्रेटजीज है जो आपने सेव्ड की हैं, यानी जिनको आप यूज़ कर रहे हैं। तो वो कहता है कि लेट से मैं पहले से 4 स्टेट्स को यूज़ करता हूँ, स्टेट नंबर ऑफ़ स्टेट्स को, ठीक है, फिर मैं 8 स्टेट्स को अगर यूज़ करता हूँ, फिर 10 स्टेट। आल्दो आपको करनी कंप्लीट इनमरेशन है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं अगर इसके एक काइंड ऑफ 4 को स्टेट से अपना लोड सेटिस्फाई करवाता हूँ, 8 से करवाता हूँ, 10 से करवाता हूँ, तो मैं देखता हूँ मुझे क्या सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास ये आपको एक डायग्राम दिखाई गई है सिर्फ इसलिए कि आपको ये चीज़ें क्लियर हों कि आपकी एन और एक्स की क्या वैल्यूज़ होती हैं। तो ये बेसिकली आपको जैसे कॉलम 1 है, ठीक है, आपका जो डायग्राम में के -1 इंटरवल है, ठीक है, आप इसमें नीचे देखिए तो के -1 इंटरवल लिखा हुआ। इसमें देखिए यहाँ पे आपका उसने लिखा है कि एन 3 है और एक्स की वैल्यू 5 है। तो आपकी जो 5 हैं वो अलाउेबल स्टेट्स हैं, ठीक है, ये 5x में वो अलाउेबल स्टेट्स हैं, और n आपके पास वो नंबर है जिन स्टेट्स को आप यूज़ कर रहे हैं। जैसे आप फर्स्ट के -1 इंटरवल पे देखिए तो n आप 3 यूज़ कर रहे हैं, 3 से आपके ब्लू एरोज निकले हुए हैं, ठीक है, जो नेक्स्ट स्टेट पे जा रहे हैं कैलकुलेट होके। लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ फिजिबल स्टेट्स हैं वो आपकी 5 है, और जो 2 हैं वो इनफिजिबल, ग्रे 1 जो है वो इनफिजिबल है, ठीक है। इसी तरह के इंटरवल में चले जाए तो x आपके पास अगेन वही 5 है, ठीक है। तो आपके पास n की वैल्यू क्या आ गई, n आपके पास 1 2 3 4 आ गया, ठीक है, एरो आप देख सकते हैं n के साथ जो उसने एरो लगाया हुआ। फिर आपके पास इसी तरह से नेक्स्ट स्टेट पे वो जाएं तो वहाँ से आगे मतलब वो डिसाइड नहीं किया हुआ, ठीक है। तो आपके पास x जो है वो अगेन 1 2 3 4 5 स्टेट्स हैं, लेकिन n यहाँ पे मेंशन नहीं है। बहरहाल आपके पास n वो होगा जो आपकी अलाउेबल स्टेट्स हैं जिनको आप यूज्ड कर रहे हैं, ठीक है, और x आपके पास वो है जो टोटल आपके पास फिजिबल स्टेट्स मौजूद हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक आपके माइंड में चीज़ क्लियर होनी चाहिए, तो आपको ये फर्दर आगे चीज़ें क्लियर होंगी मज़ीद। अब जब वो कहता है कि आपने देखें यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन कर लें कि आप केस 2 एंड केस 3 में आपको कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करवाई जा रही, क्योंकि कॉस्ट कैलकुलेशन का मेथड वही है। जस्ट आपके पास केस 2 में तो कंप्लीट इनमरेशन चली जाएगी, आपने हर आवर में 15 की 15 स्टेट्स को एवेलुएट करना है, ठीक है। लेकिन इसी तरह से आप जब केस 3 में आते हैं तो केस 3 में आपके पास आपने कॉस्ट की कैलकुलेशन का मेथड वही है जो एफ कॉस्ट है, जिसके अंदर आप नो लोड कॉस्ट को ऐड करते हैं, पहले प्रोडक्शन कॉस्ट में नो लोड कॉस्ट, और फिर आप उसकी फुल लोड एवरेज कॉस्ट उसके अंदर डाल के उसको कैलकुलेट करते हैं। देन आपके पास एस का स्टार्टअप कॉस्ट आ जाती है। स्टार्टअप कॉस्ट आप देखते हैं जिस यूनिट को आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसकी क्या कॉस्ट आपको पड़ेगी, ठीक है, एक इंटरवल से दूसरे इंटरवल में आने के लिए जो आपको स्टार्टअप कॉस्ट पड़ रही है आप उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस्ट कैलकुलेशन का मेथड आपका वही है, इसलिए मैं आपके इन दो केसेस में दोबारा से वो चीज़ें रिपीट नहीं कर रही, ठीक है। जो सिर्फ आपने आप कह सकते हैं मेथड 2 में तो कुछ भी नहीं आपने, लेकिन सिवाय इसके कि आपने कंप्लीट इनमरेशन करनी है, लेकिन जो मेथड 3 है उसमें आपने सिर्फ एक कॉन्स्टेंट और एड अप कर लेना है कि आपने वो चेक करना है कि आपकी यूनिट जो है वो कोई अपने मिनिमम अप टाइम से पहले बंद तो नहीं हो रही, या मिनिमम शटडाउन उसका चल रहा है तो वो उससे पहले ऑन तो नहीं होगी। ये आपका एक काइंड ऑफ कॉन्स्टेंट इसमें ऐड हो जाएगा, बाकी कॉस्ट की कैलकुलेशन उसी तरह से हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे अब वो कहता है कि देखिए आपके पास जो मिनिमम यही शटडाउन रूल है, इसको बेसिकली यहाँ पे आपने अप एंड डाउन टाइम को कंसिडर किया तो इसको मिनिमम शटडाउन रूल कहा जाता है। तो वो कहते हैं कि आपके पास जो आपने कहा कि मैं 3 ट्रेजेक्ट्रीज को कंसिडर करता हूँ, जिसमें आपने कहा मैं 4 यूनिट्स लूँगा, 8 यूनिट्स लूँगा और 10 यूनिट्स लूँगा, ठीक है। तो वो कहते हैं कि आपकी ये ट्रेजेक्ट्री आपको नेक्स्ट डायग्राम में बताई भी गई है, लेकिन वो कहते हैं कि जब मैं 4 यूनिट्स को यूज़ करता हूँ, 4 यूनिट्स पर सेव का मतलब कि एन की वैल्यूज़ आप 4 ले रही हैं, तो वो कहते हैं कि प्रोसीजर फेल टू फाइंड द फिजिबल पाथ इन 8 आवर्स, ठीक है। तो उसको 8 आवर्स जब मिलेंगे तो वो उनमें अपना फिजिबल सोल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर सकता। क्यों? बिकॉज द लोएस्ट कॉस्ट स्ट्रेटेजी इन 7 आवर्स हैव द शट डाउन यूनिट दैट कैन नॉट बी रिस्टार्टेड इन आवर 8 बिकॉज ऑफ द मिनिमम यूनिट डाउन टाइम रूल। देखिए यहाँ पे मैंने आपके पास
मिनिमम अप एंड डाउन टाइम भी दोबारा आपके लिए पेस्ट कर दिया, सिर्फ इसलिए कि देखें फॉर एग्जांपल आपकी एक ऐसी स्टेट चल रही थी जिसमें आपका यूनिट 3 था, यूनिट 3 आपने ऑन रखा हुआ था, यूनिट 3 से आप पावर डिस्पैच करवा रहे थे, लेकिन आपके पास यूनिट 3 का आप देखें तो अप टाइम जो है वो 5 आवर है। यूनिट 3 को आपने अगर एक इंटरवल में ऑन रखा तो आगे नेक्स्ट कंसेक्टिव 4 आवर्स में आपने उसको ऑन रखना है, ये आपके ऊपर कंपल्शन है। अब यहाँ पे वो आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि अब यहाँ पे जो आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आपने सिर्फ 8 आवर्स के लिए कैलकुलेशन करनी है, तो 8 आवर्स में से अगर सिर्फ यूनिट 3 को ही मैं 5 आवर के लिए ऑन रख देती हूँ, तो फिर बाकी यूनिट्स को तो आप कह सकते हैं कि चांस नहीं मिल रहा है इतना ज़्यादा कि वो उससे पावर ली जाए, और फिर वो आपको बहुत ज़्यादा फिजिबल सोल्यूशन नहीं देगा, क्योंकि यूनिट 3 तो आपको मैक्सिमम 300 वॉट दे सकता है। तो आपको ऐसे कम्बिनेशन या ऐसे स्टेट्स कम आपके पास नहीं है, आप कह सकते हैं कि मतलब कम है जो आपको जिसमें यूनिट 3 ऑन ही रखा जाए कंसेक्टिव, ठीक है। या फिर इसी तरह से आप सेम इज़ द केस विद आपके पास यूनिट 2 है, यूनिट 2 को भी आपने जब ऑन किया तो आपने 5 आवर कंसेक्टिवली ऑन करना है, और टोटल आपकी 8 आवर की कैलकुलेशन है। तो 8 आवर में अगर आप यूनिट 2 एंड यूनिट 3 को ही 5 आवर्स में ऑन कर लेते हैं तो आप लोड को तो सेटिस्फाई कर लेंगे, ठीक है, और आप अपनी कॉन्स्टेंट्स को भी मीट कर लेंगे, लेकिन मे बी आपको सिस्टम की कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाए, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट्स होंगे, ये आपने सिर्फ जब कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, तो आपने उसमें ये देखना है कि लेट से आपने आवर 2 में आपने यूनिट 3 को ऑन किया था, तो फिर आप उसको आवर 2, 3, 4, 5, 6 और 7 में जाके आप उसको फिर बंद कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं। और जब आपने उसको शट डाउन किया तो फिर आपने उसको कंसेक्टिव 4 आवर्स के लिए फिर आप उसको 8 आवर में दोबारा ऑन नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपकी कैलकुलेशन इस तरह से डिफर करेंगे। तो वो कहते हैं इस सारी कहानी में आपके लिए प्रॉब्लम क्या होगा कि आपका, वो कहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा फिजिबल सोल्यूशन या ऑप्टिमल सोल्यूशन आप नहीं फाइंड आउट कर सकते, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि इस मेथड में काइंड ऑफ डेफिशिएंसी आती है, ठीक है। और वो क्या है कि वो उसने रिटर्न टू ए पीरियड, उस टाइम पीरियड उस आवर में रिटर्न हो जाना है प्रायर टू द लो लोड आवर्स, ठीक है, एंड टेम्पररी कीप मोर हायर कॉस्ट स्ट्रेटजीज। यानी इसने फिर ऐसे टाइम पीरियड्स, ऐसे यूनिट्स को लेना है जो बेशक आपको हाई कॉस्ट दे रहे हों, लेकिन उनका अगर मिनिमम अप एंड डाउन टाइम मतलब कम है, तो वो उसको आपको ऑन ऑफ करने के लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो फिर आप कह सकते हैं कि अल्टीमेटली आप सफ़र किसको करोगे, आप कॉस्ट को सफ़र करोगे, कि आपकी कॉस्ट अल्टीमेटली हाई हो जाती है। अब देखिए जब इस मेथड से मिनिमम शटडाउन से आपने इस केस से जब आपने कैलकुलेशन की है, तो आप देख सकते हैं ये वही उसी तरह से आपकी रिज़ल्ट्स आए हैं आपके थर्ड केस के, ठीक है, वो उसी एग्जांपल के लिए। तो आप देखिए आपका आवर 1 में उसने स्टेट 12 को एवेलुएट करवाया। स्टेट 12 क्या था कि आपका यूनिट 2 एंड 3 ऑन हो रहा है, जो कि आपको 550 मेगावाट लोड दे रहा है, ठीक है। लोड आपका कितना होना चाहिए, आवर 1 में आप देख सकते हैं 450 मेगावाट होना चाहिए। देन आपके पास आवर 2 में आप देख सकते हैं आवर्स आपके पास सामने मेंशन है, ठीक है। तो आवर 2 में अगेन आपकी 12 एवेलुएट हो रही है, 12 में अगेन 2 एंड 3 यूनिट्स ऑन है, ठीक है। फिर आपके पास आप कहते हैं कि थर्ड आवर में लोड जो है वो 600 मेगावाट पे पहुंच गया। तो थर्ड आवर में आपका 2 एंड 3 से आपका काम नहीं चल रहा था, क्योंकि 2 एंड 3 की मिला के जो आपके पास पी मैक्स बनेगी वो आपके पास 550 बनेगी, लोड है 600। तो इसके साथ आपको एक यूनिट और को ऑन करना पड़ा, तो आपने 4 यूनिट को ऑन कर लिया, ठीक है। देन आपने 4 यूनिट को ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके पास 4 यूनिट का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसका अप टाइम एंड डाउन टाइम आपका 1 आवर है। तो 1 आवर जो थर्ड आवर में आपने उसको ऑन किया, तो फोर्थ आवर में आपने उसको शट डाउन भी कर दिया, ठीक है। तो अगेन फिर आपने जो यूनिट 2 एंड यूनिट 3 आपके 1 आवर 2 आवर 3 आवर में ऑन थे, ठीक है, और प्लस अब आपके 4-5 आवर तक ऑन रहे, तो उनका अप टाइम
बैलेंस हो गया, ठीक है। तो लेकिन आप देख सकते हैं कि उसने सिवाय 12 स्टेट के सिर्फ थर्ड आवर में उसने चेंज किया, क्योंकि वहाँ पे लोड बढ़ गया था। अदरवाइज वो 12 स्टेट से मूव ही नहीं हुआ, ठीक है। उसका लोड आप देख सकते हैं, हर आवर का लोड सिवाय थर्ड आवर पे एक्सीड कर जाता है 550 से, क्योंकि स्टेट यूनिट 2 का प्लस यूनिट 3 का टोटल लोड बन जाता है 550, ठीक है। तो 550 से ज़्यादा सिर्फ थर्ड आवर में है, तो इसलिए उसको स्टेट 13 पे जाना पड़ रहा है। अदरवाइज़ वो कॉन्स्टेंटली 12 स्टेट पे ही रहा, ठीक है। तो ये आपके पास थर्ड केस के रिज़ल्ट आ गए, जिसमें आप कहते हैं कि उसको ये एक ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल गया। अब यहाँ पे आप इसके रिजल्ट्स देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि जो केस 3 था, यहाँ पे आपके पास जो आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ स्ट्रेटजीज़ थी या नंबर ऑफ़ स्टेट्स थी, वो बहुत ज़्यादा सेव की गई, क्योंकि मैक्सिमम उसने 12 स्टेट यूज़ किया और फिर 13 एक थर्ड आवर में यूज़ किया। बाकी आवर्स में उसने जितनी भी स्टेट्स थी वो सारी उसने सेव कर ली। तो वो कहता है कि उसने स्ट्रेटजीज तो सेव की हैं, लेकिन मे बी उसको कॉस्ट पड़ सकती है। तो लेट से इसी चीज़ को उसने समराइज़ किया है और उसने कॉस्ट वाइज उसको कैलकुलेट किया है, जो नेक्स्ट टेबल है। तो देखते हैं नेक्स्ट टेबल में उसके पास क्या सोल्यूशन आया है ऑल 3 स्ट्रेटजीज़ के साथ। तो अब यहाँ पे आप देखें तो आपके तीनों केसेस के रिजल्ट्स को समराइज़ किया गया इस टेबल में। जो फर्स्ट केस था वो कहता है कि वो प्रायोरिटी लिस्ट आपने जिसमें स्ट्रिक्ट प्रायोरिटी लिस्ट की थी और अप एंड डाउन टाइम को आपने निगलेक्ट किया था, उसकी कास्ट थी 73,439 रुपीज़। देन आपके पास कंप्लीट एनुमरेशन थी, जिसमें आपने ऑल 15 स्टेट्स को एनालाइज किया था। तो आप उसमें आप कह सकते हैं कि आपने नंबर ऑफ़ स्ट्रेटजीज़ जो यूज़्ड की थी, या ज़्यादा आप कह सकते हैं कि एन जो आपकी वैल्यू थी वो आपने 4 स्ट्रेटजीज़ को सेव किया था, और अप एंड डाउन टाइम को इसमें भी निगलेक्ट किया था। तो इसकी कॉस्ट आपके पास आ रही है 73,274 रुपीज़। देन आपके पास केस 3 आ जाता है। तो केस 3 में आप देखें तो आपकी यूज़ तो ऑल 15 स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए, और अपने अप एंड डाउन टाइम को मतलब ऑब्जर्व करना है। अब आप जब 4 स्टेट्स पे जाते हैं तो आपने कहा 4 स्टेट्स को आप जो है वो यूज़ करते हैं, सिर्फ 4 स्टेट्स को। तो 4 स्टेट्स के साथ वो कहते हैं कि मुझे फिजिबल सोल्यूशन नहीं मिल रहा। फिर ये बी नहीं है, यहाँ पे भी एन है। एन स्ट्रेटजीज़ को जब आप यूज़ करते हैं तो आप कहते हैं मेरे पास कॉस्ट आएगी 74,110 रुपीज़। देन आप जब एन 10 स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हैं तो आपके पास अगेन आएगी 74,110 रुपीज़, ठीक है। ये जो आपके पास अभी लास्ट केस में आई कि आपने इतनी स्ट्रेटजीज़ को यूज़ किया और इतनी स्ट्रेटजीज़ को सेव कर लिया। एक्स आपके पास क्या है, ये जो एक्स वही आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ स्टेट्स आ जाती हैं जो आपने सर्च करनी है हर टाइम पीरियड में, वही जो मैंने आपको ऑलरेडी डायग्राम से बता भी दिया है। एन आपके पास क्या है कि जो नंबर ऑफ़ स्ट्रेटजीज़ जो आपने हर स्टेप पे सेव कर ली हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस टेबल से आपको एक कंक्लूजन मिलता है। तो आप देखिए जो आपका केस 2 है, ठीक है, उसमें आपको मिनिमम कॉस्ट मिल रही है, जिसमें आपने कहा मैं कंप्लीट एनुमरेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो जब कंप्लीट एनुमरेशन करेगा तो और उसने अप एंड डाउन टाइम को भी निगलेक्ट किया हुआ है, तो उसके साथ आपको आपका मोस्ट फिजिबल सोल्यूशन या मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन आपको सिस्टम ने दे दिया, डायनामिक प्रोग्रामिंग ने दे दिया है, ठीक है। तो ये सारा था आपके पास डायनामिक प्रोग्रामिंग और उससे रिलेटेड आपके पास तमाम पॉइंट्स